हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यूटीआई मिड कैप फंड का रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, मैं आपको एक्सेल शीट में दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आपको कितने साल तक करना चाहिए, तो आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो पूरी डिटेल में होगा, उसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यूटीआई मिड कैप फंड। तो इसका बेसिकली अगर लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। और इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए, मतलब मान लीजिए आप देख सकते हैं कि जो 11.4 इयर्स इस फंड को हो चुका है टोटल। तो कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.4 इयर्स में तो 19.67% तक का रिटर्न है। और अगर इस फंड का रिटर्न देखें 11.4 इयर्स में तो 20.42% तक का रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने अपने जो कैटेगरी को है वो लगभग 1% से बीट कर रखा है। और 20.42% डेफिनेटली एक मैसिव रिटर्न है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म में अगर कंटिन्यूअसली 20.42% तक का रिटर्न ले रहे हैं तो ये एकदम परफेक्ट और एकदम अच्छा खासा रिटर्न है। और अगर आप मान लीजिए इस पर्टिकुलर फंड में आपने 10 साल तक कंटिन्यूअसली 1000 रुपीज तक एसआईपी किया होता हर मंथली, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 10 ईयर्स तक वो है 1,20,000 रुपीज। और 1,20,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होके बन जाता 3,63,000 रुपीज। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा है आपका लगभग 3 गुना हो गया। तो पैसा तो आप इन्वेस्टिंग की पावर देख पा रहे हो कि मतलब आपने 10 साल तक कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट किया तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट से 3 गुना आपका पैसा हो गया। और अब यहाँ पे बात करें, मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर फंड में ना इन्वेस्ट करके आपने गोल्ड पे किया होता तो गोल्ड में आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज। और 1,20,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होके बन जाता 1,98,000 रुपीज। तो मान लीजिए आपने यही पैसा जो है ना तो गोल्ड में किया होता ना तो इस फंड में किया था, आपने एफडी भी किया होता तो 1,20,000 रुपीज डिपॉजिट होता और आपका जो पैसा कन्वर्ट हो जाता 1,74,000 रुपीज में। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे होंगे गोल्ड, एफडी और इस पर्टिकुलर फंड में। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो पावर ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होता है। मतलब यहाँ पे आप गोल्ड का भी अगर आप डिफरेंस करें, मतलब डिफरेंस निकाले इस पर्टिकुलर फंड से, तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। आप देख रहे हैं कि जो गोल्ड में यहाँ पे पैसा ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट भी मतलब 40,000 का डिफरेंस है, बहुत ही बड़े मार्जिन का डिफरेंस है। तो डबल भी नहीं है, आप इसको डबल भी नहीं मान सकते 10 साल में। तो ये पर्टिकुलर फंड का दम आपको दिख रहा होगा। अब मान लीजिए रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें, तो रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की देखें तो कैटेगरी के हिसाब से इसका जो रिटर्न है वो एवरेज है, क्योंकि देखिए इसने आपके लगभग आप मान सकते हैं कि जो कैटेगरी के बराबर ही रिटर्न दे रखा है। जो 1% तक बीट है उसको 1% से भी कम बीट है। तो मतलब जो बीट कर रखा है, तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिस्क वर्सेस कैटेगरी के हिसाब से ये एवरेज रिस्क लेके चलता है। देखिए मैंने यहाँ पे एवरेज रिस्क बता रखा है, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि ये एवरेज रिस्क की फंड है, क्योंकि देखिए मिड कैप फंड है तो बेसिकली मिड बेस कंपनी में इन्वेस्टमेंट रहता है इसका सबसे ज्यादा। तो मिड बेस कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की रहती है एज कम्पेयर टू बड़ी कंपनीज जो लार्ज कैप कंपनीज होती है। तो यहाँ पे रिस्क रहेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू एनी मिड कैप फंड या फिर कैटेगरी ये एवरेज रिस्क लेके चलता है। क्यों लेके चलता है, ये नीचे मार्केट कैपिटल और सेक्टरल एलोकेशन में भी जानेंगे। अब मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 500 रुपए से, मिनिमम 500 रुपए से आप एसआईपी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब आप लमसम करना चाहते हैं, 5,000 रुपए से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा, अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज होता तो ज्यादा अच्छा रहता। मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज ठीक है। अब लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं सेल करके। अब एयूएम साइज की बात करें, एयूएम साइज बेसिकली एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये बेसिकली क्या बताता है कि आपके इस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा मतलब इन्वेस्टेड है और कितने मतलब लोग। तो इससे पता क्या है, अगर मान लीजिए एम साइज आपका कम रहता है ना, तो उसमें आपको तो डर रहता है कि यार ये वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं है, यहाँ पे बहुत लोग इन्वेस्टेड नहीं है, तो थोड़ा खतरा रहता है, थोड़ा डर रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एम बहुत ज्यादा होता है तो इसमें क्या होता है, फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपका जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है उसमें बीच में 47,000 करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टेड है, मतलब अमाउंट। तो हुआ क्या है कि मतलब बीच बीच में क्या होता है, फंड मैनेजर उसमें मैनेजमेंट ठीक से कर नहीं पाते। तो बीच बीच में आप देख रहे हो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं लमसम, उसको बंद करवा देते हैं, फिर बोलते हैं एसआईपी कंटिन्यू रखिए। बीच में एसआईपी में भी इशू आ जाता है। तो ये जो चीजें थोड़ी बहुत इशू आ रही है, तो मैनेजमेंट में इशू आ जाती है, लेकिन फंड मैनेजर वो मैनेज कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखा जाए, अगर मैं बोलूँ बेस्ट एयूएम साइज, अगर आप 10 ईयर्स के, अगर मान लीजिए आपका फंड 10 ईयर पुराना हो चुका है, तो जो रहता है वो 10,000
करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे देखें तो 10,475 करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टेड है इस पर्टिकुलर फंड में। तो डेफिनेटली ये एयूएम साइज में एकदम बेस्ट फंड है, बहुत ही अच्छा खासा, मतलब हमारे क्राइटेरिया मेट करता है। इसमें यहाँ पे मैं पॉजिटिव इसको फीडबैक दूंगा। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें, बेसिकली देखिए मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है जो एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे हो वो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपका 0.82% है, अगर 0.6% होता है, 0.5% होता तो ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे 0.82% होता, करीब करीब आप मान सकते हैं 1% के आसपास ही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, ज्यादा नेगेटिव नहीं, थोड़ा सा, मतलब आप मान सकते हैं कि जैसे मतलब 10, अगर 10 में से आप मार्क पूछे तो मैं इसको 5 या 6 दूंगा। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में यहाँ पे मेरे को थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा है। बेसिकली आप एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो आप अपने फंड मैनेजर को है वो आप फीस देते हैं, तो आप फीस यहाँ पे 0.82% तक दे रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग रन में ये 0.82% मतलब 1% तक आपका लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा। वो आपको छोटा लग रहा है अभी, लेकिन लॉन्ग रन में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस लग जाएगा। इसलिए एक्सपेंस रेशियो आप उसको फीस दे रहे हैं, देखिए वो तो दिमाग लगा रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो उनको फीस देना बनता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव मेरा फीडबैक रहेगा। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मान लीजिए आपने 1 साल से कम मतलब पहले प्रॉफिट बुकिंग कर दी और एग्जिट मान लिया, तो आपको 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे। अगर आप इंडियन टैक्स स्लैब में आते हैं तो, और मान लीजिए आपने 1 साल से ज्यादा आपने रख लिया और 1 साल मतलब 1 साल के अंदर आपने सेल कर दिया, तो आपको 10% तक का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इंडियन टैक्स स्लैब में आते हैं, अगर मान लीजिए आपने 1 साल पहले सेल कर दिया, कोई 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 1 साल के बाद आपने सेल करा तो आपको 0% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। हम मार्केट कैपिटल की बात करें तो देखिए मिड कैप में आपका 67.5% तक का मार्केट कैपिटल है। स्मॉल कैप में देखिए तो 20.81% तक का मार्केट कैपिटल है। थर्ड पे आता है लार्ज कैप में जिसमें 8.96% तक का मार्केट कैपिटल है। और लास्ट में आता है हमारा डेप्ट एंड अदर्स में जो 2.7% तक का मार्केट कैपिटल है। तो रिस्क के मामले में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 67.5% तक का मिड कैप है और स्मॉल कैप में 20% है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब आप इसको 70 अगर कंसिडर करेंगे मिड कैप में, तो यहाँ पे 20% मतलब 90% तक का इन्होंने रिस्क ले रखा है, और यहाँ पे 10% जो लार्ज कैप है और डेप्ट फंड में इन्होंने रिस्क कम लेके चले हैं। तो ये एक डेफिनेटली एक रिस्की फंड है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से इसने एवरेज रिस्क ले रखा है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर बोलूं तो स्मॉल कैप की जगह में यहाँ पे अगर लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा कैपिटल होता है या एलोकेशन होता तो मैं ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इन्होंने थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रखा है, तो डेफिनेटली एक रिस्की फंड है। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल में 15.52% का एलोकेशन है, सेकंड पे आता है हेल्थ केयर 10.4, थर्ड पे आता है सर्विसेज इसमें 9.46% तक एलोकेशन है, ऑटोमोबाइल में आता है 9.31% तक एलोकेशन है, उसके बाद कैपिटल गुड्स में आता है 9.2% तक एलोकेशन है, उसका टेक्नोलॉजी में 7.27% तक एलोकेशन है, उसके बाद मटेरियल्स में आपका 7.21% तक एलोकेशन है, उसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हमारा 5.92% का एलोकेशन है, उसके बाद एनर्जी में 4.39% का एलोकेशन है, उसके बाद मेटल्स एंड माइनिंग में 3.87% का एलोकेशन है, उसके बाद केमिकल्स में 3.49% का एलोकेशन है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में 3.1% का एलोकेशन है, कंज्यूमर स्टेपल्स में 2.29% का एलोकेशन है, इंश्योरेंस में 1.98% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन में 1.9%, टेक्सटाइल में 1.2% और लास्ट में डाइवर्सिफाइड में 0.76% का। तो आप यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के मामले में एकदम परफेक्ट है, आप इसे मान सकते हैं कि देखो सब में पूरा बिछा दिया है इन्होंने। आप देख रहे हो 15%, 10%, ऊपर के जो 5 है ना, आप देख पा रहे हैं कि ऊपर के जो 5 सेक्टर है मतलब फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स, तो ये जो 5 सेक्टर है, और आप टेक्नोलॉजी को भी पार्शियली मान सकते हैं, मतलब इन्होंने बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रखा है। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफाई दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखें कि ये जो ऊपर के 5 सेक्टर अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपको डेफिनेटली एक फंड, ये जो फंड है आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। और फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे अंकित अग्रवाल एक ही फंड मैनेजर है, और उनका एक्सपीरियंस है 4.67 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो देखिए मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि 4 साल तक मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए फंड मैनेजर को। मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे पता है कि मतलब अगर इतना रहता है तो थोड़ा बहुत उनको चीजें पता होती है तो वो दूसरे को गाइड भी कर पाते हैं। और 2 से 3 फंड मैनेजर जरूर होना चाहिए, तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो अच्छा खासा मैनेज भी कर लेंगे। अगर देखा जाए ये इन पे डिपेंडेंट रहता है, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस होता है तो थोड़ा बहुत आप भरोसा भी कर सकते हैं। रेटिंग की बात करें इसको 3 आउट ऑफ 5 रहेगा। रीजन देखिए यहाँ पे थोड़ा मुझे सेक्टर एलोकेशन में ओवर डाइवर्सिफाई लगा है, सारे ही सेक्टर में एकदम बिछा दिया है। और फंड मैनेजर अगर एक और होते तो थोड़ा ज्यादा ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अगर एक ही फंड मैनेजर वो भी 4.67 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा इसमें मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा। और यहाँ पे मार्केट कैपिटल में मैं बताऊं तो यहाँ पे लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा एलोकेशन ले सकते थे, स्मॉल कैप में कम कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रिस्की हो जा रहा है, 90% तक आप रिस्क ले रहे हैं।
और दूसरी बात, अगर नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1000 रुपीज से हो सकता था, क्योंकि हर एक फंड में आप देख रहे हैं आजकल बच्चे लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 5000 वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो दिक्कत हो जाती है, तो 1000 रुपीज होता है, ज्यादा अच्छा रहता। और एक और नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे रहेगा, एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब देखिए 1% से नीचे है तो आप बोलेंगे यार ठीक है कोई नहीं, लेकिन फिर भी 0.82% तो 1% के आसपास ही है, तो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो का यहाँ से थोड़ा कम हो सकता था। अब पॉजिटिव फीडबैक की बात करें तो देखिए रिटर्न इसमें बहुत ही अच्छा खासा मिल रहा है, देखिए 20.42% डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न है लॉन्ग रन में। और अगर आप एक और पॉजिटिव फीडबैक देखिए, आप देखिए मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से कर सकते हैं, देखिए आजकल बच्चे लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको 500 रुपए उनपे ज्यादा पता भी नहीं चलता, तो ये एकदम ये पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। और दूसरी बात देखिए तो इसीलिए मैंने इसको 3 आउट ऑफ मतलब 5 आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे रखी है। अ, तो ये ओवरऑल रिव्यू था। अगर आप मुझे लास्ट में पूछेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि ये डेफिनेटली एक अच्छा खासा फंड है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप कोई दूसरे मिड कैप फंड भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका क्वांट मिड कैप फंड हो गया, आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो गया, आपका इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड हो गया, उसके बाद कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हो गया, तो ऐसे कई सारे मिड कैप फंड है जो इससे थोड़ा बेहतरीन है, आपको रिटर्न भी बेहतर दे रहे हैं और वहां पे रिस्क भी थोड़ा कम लेके चल रहे हैं। तो हमें रिस्क भी कम चाहिए और रिटर्न भी अच्छा चाहिए, तो आप उस फंड के बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन ये फंड में अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई इतना बुरा फंड नहीं है, ठीक ठाक सा फंड है। लेकिन हाँ, आपका टाइम फ्रेम 7 इयर्स होना चाहिए मिनिमम, 7 to 10 इयर्स। मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है कि अगर आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका डेफिनेटली जो टाइम होना चाहिए वो 7 to 10 इयर्स होना चाहिए, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन आप खुद रिसर्च करिए, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप खुद रिसर्च करिए, मैंने आपको जो जो दूसरे मिड कैप के बारे में बता रखा है आप उनके बारे में भी जानिए, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट करिए, ये नहीं कि आपने ये लगा दिया और सारा पैसा आप एक फंड में मत लगाइए। ओवरलैपिंग भी चेक करिए कि आपका जो मिड कैप दो दो मिड कैप फंड में आपने पैसा लगा दिया और वहां पे आपका जो पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है, तो वो सब चीजें चेक करके ही इन्वेस्टमेंट करिए और रिसर्च करके ही करिएगा। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।